हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक वाला जो होता है आपका प्राइमरी लेवल का। इसमें हम आज करेंगे हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई 30 प्रश्नों का अध्ययन। 30 तो आते ही है ना, तो 30/30 का हम आज टारगेट लेके चलते हैं। तो जो है आज से जो है हम आपको 30 क्वेश्चंस आल सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराना शुरू कर रहे हैं। तो हमारे साथ बनिए। और पिछली वीडियो में हम आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहे थे जो कि आपका अब चलता रहेगा समय, जबकि चूँकि कम है तो क्वेश्चन आंसर भी हम संग में लेते हुए चलते हैं। तो आज का जो हमारा रहेगा वह है सीटेट का जो है पेपर का, जो कि 3 फरवरी प्रीवियस पेपर में जो आया था, 3 फरवरी 2023 के प्रीवियस पेपर में आया था, जो वह हिंदी के सारे 30 क्वेश्चन आपको आज इसमें बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, रिवीजन करते हैं। क्योंकि देखिए प्रीवियस के पेपर तो आपको हल करने ही है। प्रीवियस के पेपर हल करने से क्या होता है पता है, एक तो हमें पेपर कैसा आ रहा है उसकी जानकारी मिलती है, दूसरा कि जो है हम अपने आप को जांच लेते हैं कि हमने कितना अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको आराम से मिल जाती है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका हिंदी का 2 फरवरी 23 में आया था पेपर सीटेट का, उसमें दिया हुआ था कि प्रश्न नंबर दिया था, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए एक आपका गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका गद्यांश आया था, उसमें 9 क्वेश्चन के आंसर आपको गद्यांश के आधार पर देने थे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं। जो बुनियादी मिट्टी नीचे उसके मीनार गुंबद दबे पड़े हैं। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को संपूर्ण परिवार के रूप में मिलता है, किसी को लंबे चौड़े भवन के रूप में मिलता है, किसी को ऐश्वर्य के रूप में मिलता है, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से बहुत अधिक ऊंचा है। ठीक है, से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, गद्यांश को हम पढ़ रहे हैं जो, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समझने के साथ साथ इसको कम से कम आप 2 बार अध्ययन जरूर कीजिए, जिससे आप उसका राइट आंसर समझ सकें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका पहला, वो क्या कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध क्यों है। अब ऑप्शन देखिए, जीवन का मुख्य आधार साहित्य प्रसन्नता है जो साहित्य देता है। नंबर 2, साहित्य जीवन की दृष्टि है। नंबर 3, साहित्य जीवन का आधार है। या नंबर 4, साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है। आपको बताना है राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश जो दिया हुआ है उसके अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है सही। साहित्य का आधार क्या है, जीवन है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शुरू में ही ऊपर दिया हुआ है इसका आंसर आपका, साहित्य का आधार जीवन है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। ऑप्शन है आपके परमात्मा की, नंबर 2 आनंद की, नंबर 3 साहित्य की है, नंबर 4 रत्नद्रव्य की। अब देखिए गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या सही हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने गद्यांश पर आए, हमारा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। ठीक है, किसकी खोज में लगा रहता है, आनंद की। तो किसी को ये रत्न द्रव्य मिलता है, किसी को संपूर्ण परिवार के रूप में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, किसी को साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा होता है। देखिए किस में लगा रहता है, आनंद में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2
आनंद की खोज में। ठीक है, अगला देखते हैं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना या आनंद उत्पन्न करना। राइट आंसर कौन सा हो सकता है? देखिए, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आनंद उत्पन्न करना है। अभी जैसा कि हमने देखा पीछे पिछले क्वेश्चन में कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है आनंद उत्पन्न करना। सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य होता है। समझ में आया साहित्य का उद्देश्य? अब देखिए अगला क्वेश्चन, वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है किस चीज़ से मिलता है? साहित्य व जीवन से, संपूर्ण परिवार से, सुंदर व सत्य से, व लंबे चौड़े भवन से। किस चीज़ से सच्चा आनंद मिलता है? राइट आंसर बताइए। अब देखिए अगर हम गद्यांश की ओर जाएं तो यहाँ पर है, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तव में सच्चा आनंद कहाँ से मिलता है? सुंदर व सत्य से। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 3 नंबर का। ठीक है, अगला देखते हैं 5वें नंबर का, साहित्य के आनंद का आधार है। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? ऑप्शन देखिए, सुंदर और सत्य को पाना, या जीवन, या ऐश्वर्य पाना, या परमात्मा को पाना। क्या आधार है? साहित्य के आनंद का क्या आधार है, ये बताना है आपको। देखिए गद्यांश पे जाते हैं। गद्यांश को लेके इसलिए बार बार जा रहे हैं क्योंकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। मैं आंसर तो बता दूं, फिर आप गद्यांश के साथ ना चल पाओ तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारा था साहित्य के आनंद का आधार क्या है। देखिए यहाँ पर है आपका, उसका आधार सुंदर और सत्य है। क्या है? साहित्य का आधार सुंदर और सत्य है ना। तो यानी कि सुंदर और सत्य को पाना ही साहित्य का आधार है, आनंद का आधार है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 1 नंबर का। परिमिति का अर्थ है। परिमिति का क्या अर्थ है? परिमिति का क्या अर्थ है? सीमित, या दबा हुआ, विस्तृत, या फंसा हुआ। क्या अर्थ हो सकता है यहाँ पर गद्यांश के अनुसार? देखिए परिमिति का अर्थ आता है आपका सीमित होना। ठीक है, परिमिति माने सीमित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? जीवन होगा, खुशी होगा, साहित्य होगा, या परमात्मा होगा। आनंद का समान अर्थी शब्द यानी कि आनंद का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? अब देखिए आनंद का समान शब्द होता है खुशी। खुशी है, हर्ष है, आनंद है, उल्लास है, ये आपके आनंद के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला देखिए, सुबोध का विलोम क्या होगा? सुबोध का विलोम क्या होगा? सुबोध का विलोम बताना है। निर्बोध होगा, दुर्बोध होगा, कुबोध होगा, या विचलित होगा। सुबोध का विलोम क्या होगा? देखिए सुबोध का विलोम यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 दुर्बोध। ठीक है, सुबोध और दुर्बोध। ठीक, अब अगले देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे चौड़े क्या चीज़ है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, या विशेषण है? आपको बताना है। अब देखिए इसको गद्यांश को पढ़िए। यहाँ पर दिया हुआ है, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। ठीक है, लंबे चौड़े भवन में। ठीक है, लंबे चौड़े भवन में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? देखिए हमने जो है आपको अभी संज्ञा विशेषण का पाठ पढ़ाया हुआ है, तो भवन की विशेषता बताई है यहाँ पर लंबे चौड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये लंबे चौड़े क्या चीज़ हो गई? विशेषण हो गया, है ना। विशेषता बताइए ना, तो लंबे चौड़े क्या चीज़ है? विशेषण हो गया। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर है 10वें क्वेश्चन से 15वें क्वेश्चन तक आपको पद्यांश वाले देने हैं। गद्यांश और पद्यांश दोनों ही आते हैं। पद्यांश देखिए, छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छीनता है,
लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने न सुने तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज़ शाम दिया नहीं जलाता वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। अब देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन है कि छोड़ो भी तो ऐसा जीवन में तो होता ही रहता है, कभी मिलता है कोई चीज़ और कभी छिन जाती है, लेकिन इसके डर से क्या होता है, संध्या सुंदरी प्रकाश में मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़ी ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने या ना सुने, लेकिन मंदिर तो मंदिर है, उसमें रोज़ शाम को दिया नहीं जलाता है, तो वह अपने घर लौटने के अपने ही मार्ग में अंधेरा फैलाता है, यानी कि मार्ग से भटकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न, जीवन में प्रायः स्पेस है घटनाएं होती रहती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती रहती हैं? लूटने और उठने की, या आने और जाने की, तीसरा कुछ मिलने और छिन जाने की, या चौथा भूलने व याद करने की। देखिए, आपके पद्यांश के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा तीसरा, कि जीवन में प्रायः कुछ मिलने और छिन जाने की घटनाएं होती रहती हैं। सबसे देखिए पद्यांश में पहली लाइन दूसरी लाइन में ही है, कभी मिलता है कभी वह छीनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का क्या आशय है? मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का क्या आशय है? तुलसी को हरा भरा रखना, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आस्था बनाए रखना, या दिया जलाकर पूजा करना, या चौथा नंबर भजन कीर्तन करना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि घर लौटने की अपने मार्ग में अंधेरा फैलाता है, यानी कि आप जो है आस्था बनाए रखें, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आस्था को बनाए रखना। घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है? घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है? घर जाने वाले रास्ते को, घर जाने वाली गली को, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को, या निराशा और हताशा से। देखिए यहाँ पर आपका जिस हिसाब से आपका पद्यांश दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है घर लौटने का मार्ग का अर्थ होगा कि सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को ही घर लौटने का मार्ग कहा गया है। अंधेरा फैलाता है क्या आशय है? अंधेरा फैलाता है का क्या आशय है? नंबर 1 निराशा भरा जीवन, नंबर 2 कम रोशनी वाली रात, नंबर 3 अधिक अंधेरा हो जाना, या नंबर 4 अंधेरे का विस्तार हो जाना। देखिए अंधेरा फैलाता है का मतलब जो होता है कि निराशा से भर जाना, ठीक है। देखिए जो है भगवान के मंदिर में दिया नहीं जलाता है, या तुलसी के नीचे दिया नहीं जलाता है, या आस्था नहीं रखता है, उसका क्या है जीवन, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन जो होता है वह निराशा भरा जीवन में बदल जाता है ना, अंधेरा फैल जाता है। अगला देखिए, मंजरी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। अब मंजरी शब्द में मूल शब्दों और प्रत्यय अलग अलग करना है। अब देखिए ऑप्शन में मंजरित धनता, मंजर धन इत, मंज धन रित, मंजरी धन इत। आपको बताना है सही संधि इसमें कौन सी है। देखिए 2 शब्दों से मिलकर संधि होती है। अब आपका यहाँ पर संधि कर दी हुई है मंजरित की, आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। देखिए मंजरी शब्द में मूल शब्द होता है आपका मंजरी, और प्रत्यय होता है इसमें इत, तो यहाँ पर ये सही हो, हमारा 4 नंबर का आंसर सही होगा। मूल शब्दों का निर्माण, देखिए एक आपको बता दें, मूल शब्दों का निर्माण जो होता है दूसरे शब्दों से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंजरी कंप्लीट हो गया, और इन शब्दों के शब्दांश सार्थक नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जो शब्द मूल कहलाते हैं, जैसे मुंह, पेट, नाक, कान आदि, प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बनता है, प्रति, धन, अय, यानी साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है। इस प्रकार इसका अर्थ पीछे चलने वाला होता है। तो मंजरी आपका मूल शब्द हो गया और इत हो गया आपका प्रत्यय। समझ में आया? अब देखें 15वां क्वेश्चन, संध्या के सुंदरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास है। देखिए आंसर बताइए, रेखांकित वाक्य में भावाभास कौन सा है? आशावादी है, निराशावादी है, तुलनात्मक है, या अनास्थावादी है? राइट आंसर आपको देना है, क्या है? देखिए संध्या के सुंदरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में आशावादी भावाभास है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे मन में किसी बात को पूरा करने की आशा उत्पन्न होती है तो उसी को हम आशावादी भावाभास कहते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पर सही उत्तर छाट कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16,
कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? ये पेडागोजी वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखिए ऑप्शन है आपके भाषा में प्रभाव, दूसरा है विषय वस्तु में निपुणता, तीसरा विभिन्न लेखकों का कथन और चौथा है प्रस्तुतिकरण शैली। आपको जो है राइट आंसर देना है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे, किस प्रकार आकलन करेंगे, ये बताना है आपको। देखिए कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी जब एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं तो भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा में प्रभाव विषय वस्तु जो होती है आपकी, वह प्रमुख रूप से जो होनी चाहिए शब्दों को पहचानने में और समझने के बीच की कड़ी होती है। जो भाषा का प्रभाव होता है वह शब्दों को पहचानने का और उनको समझने के बीच की कड़ी होती है। जो धारा प्रभाव पाठक जो होता है डिकोडिंग मुद्दों पर संघर्ष किए बिना शब्दों को पहचानने में सक्षम हो जाता है। विषय वस्तु को शिक्षार्थी के संबंध में संबंधित करना पाठ्यचर्या ज्ञान में शामिल है। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार भी मानती है। प्रत्येक बच्चा शिक्षित होना चाहिए, चाहे उसकी योग्यता पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा सही आंसर यह हो जाएगा कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान जो है अगर अपनी राय दे रहे हैं करके बच्चे, तो किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? प्रस्तुतिकरण के आधार पर ही उनका आकलन करेंगे, क्योंकि वह प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको कूट की तरीके से दिया हुआ है। अगर कूट की तरीके से लिया जाए तो कौन सा आंसर सही रहेगा आपका? पहला, दूसरा और तीसरा सही रहेगा, दूसरा तीसरा या चौथा सही रहेगा, पहला तीसरा और चौथा सही रहेगा, या पहला दूसरा और चौथा सही रहेगा? तो चौथा आंसर राइट हमने बताया है आपको, ये आंसर सही रहेगा। अगला देखिए 17वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया बतानी है। पहला, अनुमान लगाना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण करना। या अनुमान लगाना यानी कि मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण करना। या तीसरा, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण करना। या विचार करना, अभिव्यक्ति करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण करना। देखिए पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं ये बतानी है आपको। राइट आंसर क्या है? देखिए पारस्परिक शिक्षण प्रणाली एक छोटी निर्देशात्मक समूह गतिविधि होती है। यह शिक्षा प्रणाली 4 छोटे पत्रों के समूह बनाकर काम करती हैं। इसमें प्रत्येक छात्र को जो होता है किसी विषय को पढ़ाते समय सबसे पहले अनुमान करना होता है, फिर प्रश्न करना होता है, फिर स्पष्ट करने तथा सारांशीकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अतः इन्हें ही पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया को कहा जाए, इसे ही शिक्षण जो है आपको पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा 1, पहले अनुमान करना, फिर प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण करना। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका संप्रेषण गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थी को जहाँ भी आवश्यकता हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? पेडागोजी के क्वेश्चन है सारे, ये देख लीजिए आप। संप्रेषण गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो रही है सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? विद्यार्थी को दिशा संकेत दे रही है, या विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, या विद्यार्थियों को पुनर्बनल दे रही है, या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। देखिए प्रश्न के मुताबिक संप्रेषण गतिविधि की शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थी को जहाँ आवश्यकता हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थी को उत्तरदायित्व डाल रही है। तो संप्रेषणात्मक विधि इस मान्यता पर निर्भर करती है कि भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण करना है ना। यह विधि संप्रेषण करने की दक्षता को केंद्र में रखकर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रस्तावित करती है ना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों को वह सहायता दे रही है ना। आंसर हो जाएगा 2 सही। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? देखिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर चल रहा है आपको यह बताना है। जब भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं, यानी अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थी को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है ना, दे रही है ना। तो
यहाँ अध्यापिका समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अधिगम के अंतः क्रियात्मक सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। ठीक है, क्योंकि जो है आपका अंतःक्रिया के दौरान है ना, तो अंतःक्रियात्मक जो है आपका सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। शिक्षण के क्रियान्वयन का स्तर जो के दौरान मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षण के क्रियान्वयन स्तर के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसे अंतःक्रियात्मक मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन जो है, और दूसरा है यहाँ पर श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। अगला है किसी कार्य की इस प्रकार की विकल्पना करना जो पूर्ण सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? समग्र आधारित निर्देशन, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका या कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तीनों पढ़े हैं, तीनों जो हैं आपके कौन से सिद्धांत पर आधारित हैं? देखिए यहाँ पर जो ये तीनों हैं वह आ जाते हैं आपके सामग्री आधारित निर्देशन पर। देखिए लिखित सामग्री आ गया, लिखित सामग्री, और फिर इस प्रकार पूर्ण सामग्री के संदर्भ में कौशल विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है सामग्री आधारित निर्देश। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय भाषा अधिगम में क्या शामिल है? द्वितीय भाषा अधिगम में क्या शामिल है? ऑप्शन है आपके लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, या विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, या तीसरा है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, और चौथा है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। देखिए द्वितीय भाषा के रूप में अधिगम के विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना सम्मिलित है। ठीक है, द्वितीय भाषा सीखने के उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी भाषा के परिवेश में कोई दूसरी भाषा सीखकर स्वयं को सामाजिक संप्रेषण के उन क्षेत्रों से जोड़ सके जिनकी पूर्ति द्वितीय भाषा के माध्यम से संभव होती है। ठीक है, इसलिए आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यह अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यह अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? लिखित विमर्श चिंतन पर, वाचिक विमर्श चिंतन पर, मुद्रित विमर्श चिंतन पर, या अप्रकाशित विमर्श चिंतन पर? उद्घोषणा वक्ताओं का विश्लेषण करने को कहा है ना, तो यहाँ पर देखिए भाषा की कक्षा में अध्यापकों ने विद्यार्थियों को पिछले माह की आम उद्घोषणाओं वक्तव्य विश्लेषण करने को कहा है। तो यहाँ पर अध्यापिका जो है वाचिक विमर्श चिंतन की बात कर रही है। अधिगम के विभिन्न प्रकारों में वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम का महत्वपूर्ण जो है आपका योगदान है। इसका अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह योग्यता जो होती है मनुष्यों में ही पाई जाती है। बातें, भावनाएं और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान में ये वाचिक विमर्श चिंतन का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों व वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन है आपका संरचनात्मक उपागम, दूसरा मौखिक उपागम, तीसरा प्राकृतिक उपागम, या शब्दकोशीय उपागम। आपको राइट आंसर देना है कौन सा सही है। अब इसमें देखिए जो है निम्नलिखित में से जो वाला क्वेश्चन जो था हमारा, इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, शब्दकोशीय उपागम। शब्दकोशीय उपागम जो होता है भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। जो भाषा का शब्दकोशीय उपागम होता है यह
यह विश्वास करता है कि भाषा जो होती है पारस्परिक व्याकरण या शब्दावली से नहीं बनती है, बल्कि जो भाषा होती है पहले से गढ़े हुए बहुत से शब्दों और शब्दों के समूह से बनती है। और शब्दकोश का उपयोग करने के लिए जो बालक में पठन जो होती है, पठन क्रिया का जानना या पठन का समुचित जो है उसका उपयोग करना बालक को आना चाहिए। और जो बालक होता है वो अपने समक्ष आए हुए कठिन शब्दों के जो है अर्थ को जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 शब्दकोशीय उपागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। जो असमान वर्ण है वाक्य है उसका पहचान करना है हम लोगों को। पहला है बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। दूसरा अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। तीसरा अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। या चौथा अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो है आपका चौथा विकल्प जो है असमान है, क्योंकि भाषा अर्जन में बालक अनेक युक्तियों का प्रयोग करता है, ना कि भाषा अर्जन के जो नियम होते हैं चेतन ज्ञान पर बल देता है। अनेक नियमों का उपयोग करता है ना। तो इनमें से जो है कुछ प्रमुख युक्तियां ज्ञान का बालक द्वारा भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। ऑप्शन है आपके रोजर ब्राउन, दूसरा स्टीफन क्रेशन, तीसरा ब्लूमफील्ड, चौथा कोविन। आपको राइट आंसर देना है। प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के अनुसार शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर जो है प्रकृतिवादी उपागम आपका जो है स्टीफन क्रेशन के सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने की प्रयास है। ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाता है। स्टीफन क्रेशर भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जो भाषा अधिग्रहण और विकास के सिद्धांतों में विशेषज्ञता रखते हैं। इनके अनुसार अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है स्टीफन क्रेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन है। कथन देखिए, ए चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। आर है पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। अब यहाँ पर कूट देखिए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या भी सही है। ऑप्शन 2 है आपका ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन 4 है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ए आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। चेतन अधिगम और अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, किंतु पर्याप्त समय संरचना ध्यान और नियमों के ज्ञान में ये तीनों ही शर्तें पर्यवेक्षण में सफल प्रयोग की शर्तें नहीं हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, यह भी कूट वाला क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट है यानी कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। अगला बी, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। अब कूट देखिए, कूट में क्या है, ए सही है किंतु बी गलत है, बी सही है किंतु ए गलत है, ए और बी दोनों सही हैं या ए और बी दोनों गलत हैं। अब देखिए ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है तीसरा, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कड़पटल यानी कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रव्य सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। श्रवण गतिविधियों में सुनने को महत्व दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर, सभी को एक समान समय देने पर, तीसरा उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने पर, या चौथा विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सुमनुत करने पर। देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सुमनत करने पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 सही हो जाता है। बल्कि आपका मुख्य ध्यान क्या होता है? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति करना होना चाहिए, सभी को एक समान शिक्षा देना होना चाहिए, और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहन करना होना चाहिए। ऊपर के तीनों होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा 4 नंबर वाला जो है इसमें सही पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों की रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके स्वनिम ज्ञान, या वाक्य विन्यास, तीसरा रूपग्राम जिसे आकृति मूलक भी कहते हैं, या वर्तनी विषयक। राइट आंसर बताइए। देखिए, भाषा में शब्दों का आंतरिक संरचना और शब्दों के भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों की रचना में सम्मिलित करने वाले नियमों का अध्ययन रूपग्राम आकृति मूलक के रूप में जाना जाता है। रूपग्राम का विकास रूपमिक वर्गीकरण पर आधारित है। इसका विकास 19वीं शताब्दी में जर्मन के भाषाविदों शिलेगल, शटाइनथाल, हुबोल्ट व शाइलर द्वारा किया गया था। अमेरिकी भाषाविद एडवर्ड स्पीर ने इसे व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का प्रयास किया, और आगे चलकर अमेरिकी भाषाविद जो थे जोसेफ ग्रीनबर्ग और स्कारलिटक और रूसी भाषाविद उपेस्की ने इसका प्रयोग भाषाओं के रूपमिक या रचनात्मक वर्गीकरण के लिए किया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 रूपग्राम या आकृति मूलक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या सर्वोत्तम उपाय कर सकते हैं? पहला देखिए, उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। तीसरा है उनके निष्पादन हेतु पुनर्बल दिया जाए, और चौथा उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दिए जाएं। अब देखिए, यहाँ पे कूट वाला प्रश्न है। ये 1, 2 और 3 सही हैं, या 2, 3 और 4 सही हैं, या 1, 3 और 4 सही हैं, या 1, 2, 3, 4 सब सही हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए उनके सर्वोत्तम उपाय किए सकते हैं। इसके लिए हम उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उन विद्यार्थियों को संलग्न कर सकते हैं। ठीक है, और तथा उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन भी दे सकते हैं, जिससे कि कक्षा में बिना संकोच के बात कर सकें। तो इस प्रकार से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा नंबर 1। तो यहाँ पर हमने देखे 30 क्वेश्चन जो कि हमारे आए थे सीटेट के 3 फरवरी 2023 के एग्ज़ाम में। देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आपने अपनी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख लिए हैं, उनको हल कर लिया है, तो 100% आपका ये वाला पेपर तो क्लियर हो ही जाना है। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और जैसे कि हमारे साथ चैनल पर हिंदी की, संस्कृत की, CDP की और EVS की क्लासेस कंटिन्यू सीटेट के लिए चल रही है। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, जुड़ना ना भूलें, लोगों को जुड़ना ना भूलें, सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।